क्यों बिला वजह एक तमाशा लगा रही है? अब हालात ये है ना कि नवाज शरीफ लाहौर से भी इलेक्शन लड़े तो वो नहीं जीत सकता, तो ये हालात कैसे पहुंचे वहां तक? सुहेल आफरीदी साहब उनकी इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा करें, कोई बड़ी भारी जिम्मेदारी नहीं देनी, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? किसी इदारे को याद नहीं आया कि ये सहूलतकार है। पाकिस्तान के लिए एक और खतरे की घंटी बढ़ता तजारती खसारा है। इंडस्ट्री का क्या असर होगा? आप एक तरफ उसको एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे, एक्सपोर्ट में उसके ऊपर ड्यूटियां आपने लगा दी हैं। कह रही थी हम खर्चों को काबू करें, तो वो आपको हकीकत में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जेल में कैद इमरान खान साहब से उनकी पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात एक नाकाबिले हल मसला बनी हुई है। हुकूमत क्यों बिला वजह एक तमाशा लगा रही है? मुलाकात न होने देने में क्या मसलहत है? इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है और सियासी महाजराई और तलखियों में कितना इजाफा हो रहा है? ये सब जो हैं काबिल गौर सवालात हैं। माजी में सफ़े अव्वल के सियासी रहनुमाओं से जेल में मुलाकात कभी इतना बड़ा मसला नहीं रही। हुकूमत की हिकमत अमली और ताकत के इस्तेमाल में उसकी इत्मीनान से ज़्यादा ना आपको कमज़ोरी जो है वो झलकती हुई दिखाई देती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जो हैं आज फिर अडियाला जेल गए, लेकिन वो साबिक़ वज़ीर आज़म से ना मिल सके। दागल नाके पे फिर आफरीदी साहब ने कलामती धरना दिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने अहकामात मनवाने चाहिए। आफरीदी साहब ने यह वाज़ेह किया कि जब तक उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी वो काबीना का ऐलान नहीं करेंगे। स्ट्रेटजी एक ही है, स्ट्रेटजी यही है कि इमरान खान साहब के हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं होगी। जिस दिन से मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैं यहाँ पर अपने लीडर अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है आगे चलना है, किस तरह जाना है। कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ और अवाम को जो है अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूँगा और फिर अपने अवाम से कहूँगा कि मेरा इंसाफ आपने करना है। तो जनाब आफरीदी साहब ने यह भी कहा कि जी इनकी इमरान खान से रहनुमाई लेना जो है बहुत ज़रूरी है। वो कल से अवाम के पास जा रहे हैं, यानी कि तमाम तर इशारे ये हैं कि सियासी महाजराई की शिद्दत में इजाफा होगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब भी यही कहते दिखाई दिए कि 8 माह से अदालती हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी हो रही है। बकौल राजा साहब की अदालत ने हफ्ते में 2 दिन 6 अफराद की मुलाकात का हुक्म दिया था। हर मंगल और जुमेरात को यहाँ आते हैं, लेकिन उनका रास्ता रोका जाता है। हर मंगल हर जुमेरात हम यहाँ आते हैं, यहाँ यही होता है, नाका लगाया जाता है, हमारा रास्ता रोका जाता है, बल्कि कानून का रास्ता रोका जाता है। सरफराज डोगर साहब उन्होंने खुद हुक्म दिया सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला को, उन्होंने कहा हमें कि आप आइए अडियाला, आज आपकी हम मुलाकात कराएंगे। एक SHO यहाँ हमें कहता है कि अदालती हुक्म की कोई वक़्त नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी। और जनाब आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर रूल नंबर 265 को बहाल कर दिया, जिसके तहत कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आयद है। ये पाबंदी आयद करते हुए अरबाब इख्तियार को यकीनन खुद से ही सवाल करना चाहिए कि हुकूमती बयानिए को तमाम तर वसाइल के बावजूद अवाम में वो कबूलियत और मकबूलियत क्यों नहीं मिल रही जो कि एक कैदी की बातों को है। कहीं तो गड़बड़ है। वैसे तहरीक इंसाफ ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इजहार किया है और कहा है कि जी 3 रुकनी बेंच ने आज एक ऐसे कानून को दोबारा ज़िंदा किया जो ग़ुलामी और एक कहते हैं डिक्टेटर के आमराना दौर की अलामत है। एक बयान में तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी ये कानून इमरान खान जैसे कौमी रहनुमा की आवाज़ दबाने और उनके सियासी इजहार को रोकने के लिए बहाल किया गया है। बयान में ये भी कहा गया कि जी इमरान खान से मुलाकातों पर अदालती अहकामात की जो है मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है और दूसरी जानिब सियासी कैदियों के लिए कहते हैं ना आमराना दौर का जो है कानून बहाल करके उनके मुँह पर ताला लगाने की कोशिशें हो रही हैं। तो कहते हैं ना कि तंग होते हुए सियासी मैदान के पेश नज़र तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। शौकत साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अदालती हुक्म के बावजूद आज इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पाई, तो इशारे तो वाज़ेह हैं हुकूमत की तरफ से कि क्या सूरत हाल है। इन हालात में क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि जो आपकी वज़ीर आला हैं नए, वो ख़ुद कुछ लचक का मुजाहरा करके काबीना को ऐलान कर दें उसका, बजाय इसके कि वो मज़ीद इंतज़ार कराएँ, मज़ीद तनकीद से हैं? क्या क्या आप लोगों के पास रास्ते हैं? देखिए, पार्टी कोई एक मतमली तो बनाएगी, डेफिनेटली सुबह चलाना है। हाँ, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि 4.5 करोड़ आवाम ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बना के भेजा है और उसकी जो ये कहते थे वोट को इज्जत दो, तो ये वोट को इज्जत मिल रही है कि वो जाके अदालती हुक्म है और उस अदालती हुक्म को भी नहीं माना जा रहा। तो आगे क्या रह जाता है? ये मुल्क कैसे चलेगा, किस जगह पे चल रहा है, क्या होगा इस मुल्क के साथ? चलो एक जाती हैसियत में तो एक अलग बात थी, लेकिन जब हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना जा रहा तो इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है।
अच्छा, और जब इसी रूल ऑफ तनाजुर लॉ में खत्म जो होता है, जो हाई कोर्ट ने ये भी फैसला किया, जो रूल 265 को बहाल किया है, यस जिसके तहत यस जो है कैदी जो है वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकेगा, तो इसको ऐलान को आप कैसे देखते हैं? हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पे किया है उन्होंने ये अमल। देखते हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो देखें, इंसानी बुनियादी हकूक की भी बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है ना, कि आप किसी को रोकें कि जी आप अपना नजरिया ना बताएं और अपना नजरिया शेयर न करें। मेरे ख्याल से ये चीजें जो है ना, ये तो बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर। एक तो अदम बर्दाश्त जो है वो खत्म होता जा रहा है, बर्दाश्त का जो मादा है, और वो हुकूमत के अंदर बड़ा तेजी से मुझे नजर आ रहा है कि चाहे वो TLP हो, चाहे वो PTI हो, चाहे जो भी, लेकिन अगर वो हुकूमत के खिलाफ है तो जिस अंदाज से ये ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जिस अंदाज से, तो इस वक्त अफसोस होता है कि सियासत अफसोस तो होता है, लेकिन अब पहुंचा दी। रास्ते क्या है प्रैक्टिकली? अब आप लोग क्या मतलब कदम उठा सकते हैं इन हालात में? जो आपके सोहेल अफरीदी साहब हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि वो, मैं भी कोई आर्जी अबूरी सेटअप बना ले, हाँ, लेकिन ये कि ये फैसला तो CM नहीं करना है और पार्टी नहीं करना है कि वो उनको क्या मशवरा देती है, क्योंकि हमारे पास सीनियर वकला भी हैं और पार्टी के सीनियर लोग भी हैं, तो डेफिनेटली इस पे मुशावरत तो होगी। लेकिन जो कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो 4.5 करोड़ आवाम का मैंडेट है, उसकी बहुत बड़ी तौहीन हो रही है और एक मजाक उड़ रहा है कि ये जमहूरियत है, इसको जमहूरियत आप तो ये कहते हैं, ये हुकूमत आप पंजाब ने क्यों, आपके ख्याल में क्यों ये इस तरह का कदम उठाया? इमरान खान तो मतलब काफ़ी अर्सा हो गया जेल में, उससे पहले तो ये चीज़ नहीं आई थी इस तरह से कि जी गुफ्तगू नहीं कर सकते, सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी है, 265 रूल को इन्वोक किया गया है दोबारा। ये इसलिए कि जो पंजाब के अंदर जो लीडरशिप बैठी है ना, वो सियासी नहीं है, सियासी नहीं है, मोरूसी लीडरशिप है, और उनको ये समझ भी नहीं आ रहा है कि आज जो कुछ वो कर रहे हैं, इससे पाकिस्तानी सियासत पे क्या असर पड़ेगा और इनकी अपनी सियासत पे क्या असर पड़ेगा। अब हालात ये है ना कि नवाज शरीफ लाहौर से भी इलेक्शन लड़े तो वो नहीं जीत सकता, तो ये हालात कैसे पहुंचे वहां तक? अच्छा, तो ये सोहेल अफरीदी ने कहा कि जी मैं आऊँगा, आज जब उन्होंने वो धरना दिया था लाम, उसके बाद कहा जी मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं, तो उससे क्या मुराद है? कुछ एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत खुद इंतशार चाहती है कि इंतशार हो इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जो रवैया हुकूमत ने अपना, समझता है कि किसी तौर पे जमहूरी है या कोई अफवाम और तफहीम वाला मामला है। हुकूमत इश्यूज तो बड़े डिस्कस करती है, लेकिन जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया है वो मैं नहीं समझता कि ये अफवाम और तफहीम वाला मसला हो। ये बिल्कुल हुकूमत ने हर दफा साबित किया है कि वो इस मुल्क में इंतशार चाहती है, जिस तरह TLP के साथ ये हुकूमत तो इंतशार चाहेगी, मतलब है हुकूमत तो कह रही जी वी हैव बिकम अ हार्ड स्टेट, और अब किसी किस्म की प्रोवोकेशन को, किसी भी किस्म की लाकानूनियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हुकूमत का तो फायदा इसमें होता है कि मुल्क में इस्तेकाम रहे। देखिए, लाकानूनियत इससे ज्यादा और क्या हो सकती है? जैसा आपके हाई कोर्ट ऑर्डर करे और कि जी इनको मुलाकात की इजाजत दी जाए, और वो एक आम जो अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट है वो कहता है मैं नहीं मानता। अब यहाँ पे कहाँ से कानूनी वो आ गया? यहाँ इसका मतलब है कि लाकानूनियत तो ऑलरेडी है इस मुल्क के अंदर, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। तो ये तो खतरनाक है, मैं तो इसको कह रहा हूँ कि खतरनाक है, नहीं होना चाहिए, खतरनाक है। अब ये जो है ना, आप कह रहे हैं कि जी हार्ड स्टेट में तब्दील हो चुका है रियासत जो है आपकी, और मैदान जो है इस इख्तिलाफ के लिए तंग से तंग हो रहा है, उसमें PTI भी शामिल है और भी जमातें हैं, तो ऐसे में पुरअमन एहतजाज कैसे कर सकते हैं आप लोग? ये जो आपका एक ख्वाहिश है कि तहरीक चलाई जाए। एक तो ये है कि जो हार्ड स्टेट की बात की जा रही है ना, तो हार्ड स्टेट डंडे के जोर पे नहीं होता है, स्टेट मजबूत होता है कानून पे अमल दरामद से, और वो हमें नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इस मूड में नहीं है कि वो अदालती फैसलों को तस्लीम करे या उस पे अमल दरामद कराए। तो मेरे ख्याल से हार्ड स्टेट तो ये बन ही नहीं सकता। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प ये पॉलिटिकल साइंस में, ये जो मैं खता कलामी कह रहा हूँ, ये कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में ये बहस है कि जी हार्ड स्टेट वर्सेस अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, जो एक फिलोसफिकल तशरीह होती है उसमें कहा जाता है जी रियासतों को जो है स्ट्रॉन्ग स्टेट होना चाहिए, ना कि हार्ड स्टेट। वो जो उसकी तशरीह की रूह से कहते हैं हार्ड स्टेट इज अ ब्रिटल स्टेट, कमज़ोर रियासत जो होती है वो हार्ड होती है, मतलब जो जिस तरह की हार्डनेस की डंडे के जोर पे तो आप स्टेट को मजबूत नहीं बना सकते ना। हाँ। अगर डंडे के जोर पे बनता तो फिर तो अफगानिस्तान वो हमसे ज्यादा मजबूत होता। लेकिन ये इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुल्क है इस तरह, वो जमहूरियत की वजह से है और एक दूसरे के एहतराम की वजह से। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खत्म होती जा रही है। जब आप
देखें कानून पे अमल दरामद नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर हम किस तरफ जाएंगे, क्या ऑप्शन होगा। आप खुद सोचें कि अगर चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मैं अवाम के पास जाऊंगा, तो वो कहाँ जाए? तो अवाम के पास ना जाए तो कहाँ जाए? अदालत में तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। नहीं, अवाम से तो फिर मुराद होती है ना कि अवाम के पास जाएंगे तो फिर कोई जलसा जुलूस करेंगे, फिर कोई मुजाहरा करेंगे, केपी में नहीं बल्कि ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद में करें, पंजाब में करें, जिसमें अभी तक पीटीआई कामयाब नहीं हो पा रही है। देखिए बिल्कुल उसके लिए एक मतमली बन रही है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की राय और जो बाकी जो असीर हैं उनकी राय के लिए पूरी एक मतमली तश्कील दी जा रही है। लेकिन हम चाहते थे कि मामलात अच्छे अंदाज में चलें और जो अदालतें हैं उनको फैसला करने का इख्तियार दिया जाए। ये आप लोग की बात करते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि जी सुहेल आफरीदी साहब उनकी इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा करें, कोई बड़ी भारी जिम्मेदारी नहीं दे रही, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जरा छूटना अदालत में अभी तक तो देखें जैसा अभी तक तो हुकूमत ही मामलात को खराब करने में लगी हुई है। जिस दिन उसकी नामजदगी होती है चीफ मिनिस्टर की, उसी दिन जो है तारड़ साहब और ये जो दूसरे साहब हैं इनको याद आ जाता है कि ये तो सहूलतकार है दहशतगर्दों का, ये तो फंडिंग लेता है। तो ना इनको इलेक्शन के वक्त याद आया, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे किसी इदारे को याद नहीं आया कि ये सहूलतकार है। फिर जब इसको मिनिस्टर बनाया जा रहा था तो इन्हीं एजेंसियों ने उसको क्लियरेंस दी और उसको कि जी बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि सीएम बनने में फिर क्या रुकावट हो सकती है जब एक बंदा को सूबाई असेंबली का मेंबर वो तो बन गए, लेकिन फिर वही सवाल होता है ना कि आपने जो उन पे जिम्मेदारी डाल दी है, 26 नवंबर आपके सामने है, क्या हुआ टीएलपी के साथ क्या हुआ आपके सामने है, तो वो ऑप्शन पीटीआई दोबारा एक्सरसाइज करेगी कि जाके निकले, मुजाहरा करे, जुलूस लेकर आए, इस्लामाबाद के अंदर मतलब धरने की कोशिश करे? ये ऑप्शन है आप लोगों के ज़ेरे गौर? देखिए हमारे पास अगर ऑप्शन नहीं भी है ना तो हुकूमत प्रोवाइड कर रही है हमें कि यही ऑप्शन आपके पास है। वरना मैंने आपसे कहा ना कि हमारी तो ख्वाहिश ही थी कि हम चाहते कि रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट हो मुल्क के अंदर, और हम अदालतों में जाएं, अदालत हमें इंसाफ दे, मेरिट पर फैसले हों। तो अगर मेरिट पे फैसले होते तो इमरान खान जो है वो आज उसका 210 का 211वां दिन हो गया के अंदर। जनाब आप खुद अंदाजा करें कि उनके जो तोशाखाना केस है उसमें क्या है, लेकिन समाप्त क्यों नहीं हो रही है? अगर आप उनको कन्विक्ट करना चाहते हैं या जो भी आपने फैसला किया है तो केस चलाए ना, आप केस क्यों नहीं चला रहे हैं? तो केस तो चल ही नहीं रहा है। और तो ये पहली सीढ़ी है कि इसका मतलब है कि अदालतें आजाद नहीं है। तो सबसे पहले आप जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और जब आप मुल्क में कानूनियत की बात करते हैं तो पहले तो अदालतों को आजाद करना पड़ेगा। और हमारी यही ख्वाहिश थी कि अदालतें आजाद हो। अच्छा मुझे जाते जाते ये भी बता दें अगर आप कि हम भी देख रहे हैं कि बाद जो तज्जियाकार हैं वो उनका कहना है कि जी पीटीआई के पास अब कोई और रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो असेंबलियों से बाहर आ जाए। और जो आपके मतलब है पार्टी के सोर्सेज भी ये बातें कर रहे हैं, जो आप लोगों के हमदर्द हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। कल फवाद चौधरी हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने इसी किस्म की पेशगोई की। क्या ये ऑप्शन है आप लोगों के पास निकल जाने का असेंबलियों से? हमारे लिए कोई माने नहीं रखती ये चीजें, हमने पहले भी हुकूमतें छोड़ी हैं। ये तो उन लोगों की बात आप कर रहे हैं जो इन चीजों से नावाकिफ हो। आपको पता है पंजाब जैसी हुकूमत हमने छोड़ी, हमने खैबर पख्तूनख्वा जैसी हुकूमत छोड़ी। तो मेरे ख्याल ये चीज हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम चाहते थे कि हम अदालतों के जरिए इमरान खान की राय करें, क्योंकि उनका ये कहना था कि ऑप्शन जो है वो नहीं अपने केस लड़ना है। तो ये हुकूमत जो है जानबूझकर हालात खराब करना चाहती है। अब ये अल्लाह जाने कि इनको क्या मसला बना हुआ है, वहां समझ नहीं है या क्या इशू है, या जो अपोनेंट के खिलाफ जिस तरह कार्रवाइयां हो रही है, इससे तो मुझे नहीं लगता अगर ये पंजाब हुकूमत इस तरह इन्होंने चलानी है तो इससे तो इनकी साफ वाज़ेह नजर आ रहा है कि जी मुआज़राई बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन सूरत हाल ये कि पीटीआई के सामने जो है बज़ाहिर रास्ते उसके महदूद हो रहे हैं और हुकूमत जो है हर महाज पर जो है आपको हावी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हावी होने के चक्कर में हुकूमत ने जिस तरह के इक़दाम कर रही है उससे पाकिस्तान के कहते हैं ना सियासी हिद्दत में इजाफा हो रहा है, माज आराई में इजाफा हो रहा है, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। यहाँ पे एक हम मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ मईशत के दुखों की बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का दावा है कि जी उन्होंने मईशत को मजबूत किया है। बकौल उनके बैरूनी सरमायाकार का सरमाया मुल्क में महफूज है। स्टॉक मार्केट जो है रिकॉर्ड सतह पर है। हुकूमती आदाद शुमार भी ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान का जो सरकारी कर्जा है वो 765 अरब रुपए कम हो गया।
बकौल हुकूमती तर्जुमान के ये बेहतरी हुकूमत के माली नज़्म ज़ब्त, अखराजात पर काबू और सोच समझ कर कर्ज लेने की हिकमत अमली का नतीजा है। हुकूमत का ये भी कहना है कि जी अब पाकिस्तान को जो है कर्ज़ों की अदायगी के मामले पर दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं। ये अच्छी बातें एक तरफ, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा और तकलीफदेह रुख भी है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह जो है 45% की सतह पर झूल रही है और हालिया सैलाब के बाद ये बढ़कर जो है 50% हो सकती है, यानी कि हर दूसरा पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। साथ ही बेरोज़गारी में जो है रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं। 15 से 24 साल के जो कहते हैं ना 37% नौजवान हैं, ना तो उनके पास मुलाजमत है और ना ही तालीम और तरबियत के उनके पास कोई रास्ते हैं। मुल्क में निजी शोबे का कर्ज का तनासुब जो है तकरीबन जामिद है और बैरूनी तो छोड़ें, आप मकामी सरमायाकार भी जो है सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान के लिए एक और ख़तरे की घंटी बढ़ता तिजारती खसारा है जो अदायगी के तवाज़ुन को फिर बिगाड़ सकता है, यानी कि दरामदात बढ़ रही हैं और बरामदात कम हो रही हैं। सरमायाकारों की पाकिस्तान से दूर रहने की बहुत सी वजूहात हैं, उसमें सियासी अदम इस्तेकाम, बुलंद टैक्सेस, ठीक है ना, पॉलिसीज़ में जो है तसलसल का फुकदान, बढ़ती दहशतगर्दी, लाकानूनियत, कमज़ोर और मुतनाज़ा अदालती निज़ाम, पस्त माशी नमू और महंगी तरीन तवानाई जैसे असबाब उसमें शामिल हैं। यानी कि आपका सांस उखड़ जाए वजूहात बताते बताते। तो यही वजह है कि बड़ी बड़ी जो बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ हैं इन दोनों पाकिस्तान से परवाज़ कर रही हैं। अगर माशी नमू की बात करें तो IMF के ताज़ा तरीन वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में पाकिस्तान एक बार फिर जो है रवां माली साल में अपना 3.6 का मामूली सा माशी नमू का हदफ भी जो है हासिल नहीं कर पाएगा। IMF का कहना है कि जी रवां बरस माशी नमू जो है फ़कत 2.7% रहने की तवक्को है। इन हालात में इस्लामाबाद और हुक्मरान अशराफिया के तो वही ठाट बाट हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी के लिए ज़िंदगी जो है वो सख्त से सख्तर होती जा रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी मोहतरम यूनुस धागा साहब। धागा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं दो बड़ी इंतहाई मुतज़ाद किस्म के जो हैं दावे सामने आ रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि जी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, और जबकि जो उनके नकाद हैं वो कह रहे हैं जी बिल्कुल ना सरमायाकारी हो रही है, मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, इकनॉमिक चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपके नज़दीक हकीकत है क्या? अस्सलाम वालेकुम। देखिए आमिर, ये आप जिन उनकी बात करें, इशारियों की बात गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है जी, उसमें एक जो बड़ा हमारा चैलेंज हमेशा से रहा है, क्योंकि हम IMF के पास जाते हैं अपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज की वजह से, करंट अकाउंट डेफिसिट, जब हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हो जाती है और बहुत ज़्यादा उसमें खसारा आना शुरू हो जाता है हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और बाकी जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स होती हैं, तो तब हम IMF के पास जाते हैं कि जी हमें आप फॉरेन एक्सचेंज दें तो हम अपने रिसोर्स को, रिजर्व्स को संभालें। अब पिछले साल हमने पहली एक अच्छी बात ये सुनी कि करंट अकाउंट डेफिसिट हम सरप्लस हो गए। अब ये एक स्टेबिलिटी की साइन डेफिनेटली है, लेकिन उसको हमने क्या किया कि पिछले साल हमने पहले तो एक्सपोर्ट को मारा कि एक्सपोर्ट के जो इंसेंटिव सारी दुनिया देती है, हमने एक्सपोर्ट पे सारे किस्म के टैक्सेस डाल दिए। एक एक्सपोर्ट्स जो कि ऑलरेडी कंपटीशन में काफ़ी दुनिया के अंदर डिफिकल्टी थी उसको, बिकॉज हमारी एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई हैं दुनिया से, हमारे टैक्सेशन को बहुत बढ़ा दिया गया पिछले 2-3 साल में। तो उसके बाद से ये दो चैलेंजेस ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्टर्स के पास थे, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट हमारा इतना जो हाई है कि हम 5% की इन्फ्लेशन के अगेंस्ट 11% का हम इंटरेस्ट रेट रखते हैं जी। तो ये सारे इश्यूज के बाद फिर हमने अब पिछले साल ये किया कि टैक्सेशन को हमने डबल कर, वो मुकम्मल जो भी आम टैक्सेशन होता है वो कर दिया, तकरीबन उसके अब 40-50% टैक्स आ चुका है एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमारे। तो एक डिसइंसेंटिव हमने कर दिया एक्सपोर्ट को। दूसरा हमने इस साल ये किया कि हमने जो नई टैरिफ पॉलिसी बनाई है उसमें हमने इंपोर्ट्स को बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया। उसमें इतने सारे 7,000 की जो टैरिफ लाइंस के ऊपर हमने ड्यूटियां कम कर दी। आपने देखा होंगे इंपोर्ट कितनी ज्यादा हो रही है। अब एक साइड से हम इंपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से एक्सपोर्ट अब नेगेटिव हो गया। अब इस साल इस महीने आपकी जो पिछले जो क्वार्टर गुजरा है उसमें एक्सपोर्ट आपका नेगेटिव हुआ और इंपोर्ट बहुत सारा बढ़ गया। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इस साल में हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं बहुत तेजी से। तो हमने जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी अचीव की थी वो हमने लूज कर रहे हैं अब अपनी दो पॉलिसियों से, एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसी। ये जो आपने जो फरमाया कि जी हमने इंपोर्ट्स की दोबारा से इजाज़त दे दी और जाहिर है कि उसके बाद हम देखते हैं कि ठीक है हुकूमत के पास ड्यूटीज़ की मद में तो चीज़ें जमा हो जाएंगी, पैसे आ जाएंगे, लेकिन वैसे बहुत नुकसान है उस चीज़ का। और वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है वो दोबारा सर उठा सकता है इसके बाद, जाहिर है कि करंट अकाउंट अगर डेफिसिट बढ़ता है। एग्जैक्टली ना। अच्छा, उसी में फिर उसी में ये जरा समझाइएगा कि जो सेकेंड हैंड गाड़ियों तक की दुनिया के कोई मुल्क जो है सेकेंड हैंड गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त नहीं देता,
तो इन्होंने ये भी दे दी है, जिससे ज़ाहिर है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग मजीद हर्ट होगा। तो क्या इज देयर अ मेथड टू दिस मैडनेस? ये सब एक जो है ना, एक अजीब सा बहाना आईएमएफ का बना लेते हैं हर चीज के ऊपर। आईएमएफ कभी भी आपको जो है, यू आर अ सॉवरेन कंट्री, आईएमएफ के पास आप जाते हैं तो अपनी जो स्टेबिलिटी के लिए जो जरूरी मामला होते हैं सिर्फ वो आप उनकी बात सुनते हैं। आप कभी भी, एक दौर ये चल रहा है इस वक्त सख्त किस्म की प्रोटेक्शन का, ट्रम्प साहब के टैरिफ चल रहे हैं, चाइना की अपनी एक वो सब्सिडाइज कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को, सारी कहीं पे भी डब्ल्यूटीओ की इस वक्त कंप्लायंस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, और हम डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट कंट्री है। हमारे पास एक भी हमारे खिलाफ डब्ल्यूटीओ में केस नहीं है कि हमने किसी के खिलाफ कोई एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाई हैं। इन हालात के अंदर आईएमएफ हमें नहीं कह सकता, अगर आप सॉवरेन कंट्री की तरह किसी से निगोशिएट कर रहे हैं, आईएमएफ कभी भी नहीं कह सकता कि आप डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटीज कम करें, और सेकंड हैंड के लिए तो कोई भी नहीं कह सकता आपको। तो ये सब जो बातें हमें की जाती हैं कि आईएमएफ की वजह से हम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये टोटल पॉलिसी कैप्चर है। इंपोर्टर्स, जो इंपोर्टेड गाड़ियों के जो इंपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये अपनी लॉबी उधर चलाई है और उन्होंने ये 5 साल तक लेके गए। इसके अलावा भी आप देखें ना, 7,000 चीजों के ऊपर आपने ड्यूटियां कम की, तो इंपोर्ट जब होगी तो आपकी इंडस्ट्री का क्या हशर होगा। आप एक तरफ उसको एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे, एक्सपोर्ट में उसके ऊपर ड्यूटियां आपने लगा दी हैं, इंपोर्ट उसके सामने आप खोल रहे हैं, तो आपकी इंडस्ट्री तो फिर पिट जाएगी। आप कितने कैसे उनको, आप चाइना और इधर से जब चीजें आएंगी वियतनाम से, और जहाज पे आपके पास बिजली भी कम है, वहाँ पे टैक्सेस भी कम है, वहाँ पे आपके इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो कैसे कम्पीट करें? इकोनॉमी स्केल है। एग्जैक्टली। तो इन सब चीजों से आप कम्पीट नहीं कर सकते। इसके किसी भी एक आम शागिर्द को भी, एक स्टूडेंट को भी समझ आती होगी कि हम अब एक बहुत बड़े डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल बहुत बढ़ जाएगा अगर इन्होंने ट्रेड पॉलिसी और अपनी टैरिफ पॉलिसी पे नजरसानी बहुत जल्दी नहीं की। अच्छा, इसी से फिर एक और बड़ा जो अहम सवाल फूटता है कि आप जो है कहते हैं ना कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बना रहे हैं, मुल्क में खुद कुछ नहीं बन रहा होगा, जो कुछ बन रहा था वो पहले बिल्कुल कहते हैं ना कंपेटिटिव नहीं रहा मार्केट के लिए। तो ऐसे में मतलब है ज़ाहिर है कि फिर बेरोज़गारी बढ़ेगी। मैं पढ़ रहा था कि टोयोटा तक कह रहा है कि जी हम खुद अब फॉर्मली हम सेकेंड हैंड गाड़ी इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती थी वो भी इंपोर्ट पर अगर चली जाएंगी तो हम कहाँ खड़े होंगे? तो बड़े ख़तरनाक सूरत हाल है। यही प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने किया आपके साथ, के जो आपके सबसे बड़ा जो रिटेल सेक्टर को देख रहा था, वो यहाँ पे बना के चीजें बेच रहा था। अब वो कहता है कि मैं बाहर से भेजूंगा और यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, बाहर बनवाएगा सब चीजें। तो ये सिर्फ निशानी है हमारी कि हम इंपोर्ट को, प्रो इंपोर्ट पॉलिसीज हैं हमारी, एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं, और हमारी इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी नेगेटिव जा रही है उसकी ग्रोथ, उसको मजीद हम प्रेशर में डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि हम बेरोजगारी को मजीद बढ़ाएंगे, गुर्बत मजीद बढ़ेगी। ये सारे जो इशारे हैं ये गवर्नमेंट को देखने चाहिए। अब वर्ल्ड बैंक की बहुत ही ताज़ा रिपोर्ट है जिसने कहा कि आपका जो 15 से 25 साल का जो नौजवान है, ये 15 से उसमें जो बेरोजगारी है वो तकरीबन 37% है। मतलब वो ना पढ़ रहा है, ना उसको कोई ट्रेनिंग दी जा रही है 15 से 25 साल को, ना ही उसके लिए कोई जॉब है। तो ये जो बेरोजगारी की एक बहुत बड़ा जो एक चंक आ रहा है 37% जिसको कहा जा रहा है, अगर इसके लिए हमने बहुत, जिसको कहते हैं जंगी बुनियादों पे उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके जॉब्स के लिए कोई काम नहीं किया, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर का भी और गुर्बत का भी। एग्जैक्टली। और ज़ाहिर कि डिस्ट्रप्शन का ज़माना है, एआई आ गई है, बहुत सारी नौकरियां पहले ही जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो ये भी बड़ा चैलेंज है। आपने कहा जी पीएनजी गई यहाँ से, फिर मैं पढ़ रहा था कि आईजीआई ने भी वो भी एग्जिट कर रही है। तो एक फहरिस्त जो है तवील होती जा रही है बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ की जो जा रही हैं पाकिस्तान छोड़कर, और उसमें ज़ाहिर है कि आप जैसे कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। तो मतलब हुकूमत क्या कर सकती है यहाँ पे? जो है हमारा मकामी सरमायाकार जो है सरमायाकारी नहीं कर रहा, अगर आप उनसे बात करें जनाब। जी बिल्कुल, आप देखें पहले तो आप इंडस्ट्री को देखें कि इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स क्या हैं। इस वक्त वो कॉम्पिटिटिव नहीं रही है, उसको आप इंपोर्ट का चैलेंज मजीद लगा रहे हैं। ये फॉरेन टैरिफ पॉलिसी को वापस लें, ये जो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ गैर दानिशमंदाना इन्होंने पॉलिसी रखी है, उसको वापस लें। फॉरेन ड्यूटीज उतनी होनी चाहिए। हमने जो पहले एक टैरिफ पॉलिसी बनाई थी जो 2019 से 2025 तक चली, वो एक कामयाब टैरिफ पॉलिसी थी जिसके तहत हमने जो रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स पे ड्यूटियां कम की, जिससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ, हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ी, इंपोर्ट्स के ऊपर भी कमी रही, और हमारा कुछ ना कुछ गुजारा हो गया ये 5 साल। लेकिन अब जो पॉलिसी उसका बिल्कुल एक रिवर्सल है कि इवन जो कंज्यूमर गुड्स हैं और लग्जरी गुड्स हैं उनके ऊपर भी ड्यूटियां कम की जा रही। तो इसकी तो मुझे कोई भी इकोनॉमिक सेंस नजर नहीं आ रही कि क्यों किया जा रहा है। अगर तो कोई ये जो आप फरमा रहे हैं कि बिल्कुल क्लोज कर देना, इंपोर्टर्स ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, उन्होंने पॉलिसी कैप्चर किया है, तो ये यही कह सकते हैं कि पॉलिसी कैप्चर। ये फिर एक हमारे यहाँ बहुत ही ओल्ड
फैशन किस्म के कुछ लोग इकोनॉमी की हमारी फैसले कर रहे हैं, जो कहते हैं कि जी आप अगर फ्री ट्रेड की दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, वो एक ख्वाबी दुनिया में रहते हैं, वो कहते हैं हम फ्री ट्रेड ग्लोबली करेंगे तो हमें फायदा होगा। भाई फ्री ट्रेड कहाँ पर है? आपको कोई फ्री ट्रेड नहीं दे रहा, आप अपनी मार्केट्स दूसरों के लिए खोल रहे हैं, आपके लिए तो किसी ने मार्केट अपनी नहीं खोली। आजकल दुनिया जो है वो एफटीएस की दुनिया है कि आप बायलैटरली निगोशिएट करते हैं, वो ड्यूटी कम करते हैं, हम ड्यूटी करते हैं, वो हमारी एक्सपोर्टर्स को जगह देते हैं, हम उनके एक्सपोर्टर्स को देते हैं। ये बायलैटरल या इस तरह मल्टीलेटरल लेवल पे होता है। इस तरह नहीं होता कि आप यूनिलेटरली खोल दें अपनी मार्केट और ड्यूटियां कम करके और ये सोचेंगे जी हम किसी ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं या फ्री वर्ल्ड है। तो ये तो एक ख्वाब की दुनिया में चलने वाली बात है, ऐसा कोई हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं इस पॉलिसी का। अच्छा, ये जो हुकूमत की ज़ाहिर है कि वो मईशत की बेहतरी की कहानी लेके सामने आ रही है और तमाम तर वसाइल के बावजूद वो बयानिया उनका चल नहीं रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है जब लोग कुछ ख़रीदारी करने जाते हैं, रोज़गार की तलाश पे जाते हैं और उनके जो मसाइल आ रहे हैं, तो ये जो एक गैप आ गया, खलीज आई हुई है, जो लोग रूल कर रहे हैं और जो रूल हो रहे हैं उनके दरमियान, तो ये तो बढ़ता जा रहा है मामला। आप ये देखें ना कि देखें, जब आप हुकूमत के इशारियों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने सामने इन्वेस्टमेंट रखें। वो इन्वेस्टमेंट हो रही है कि आपके लोकल आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, कोई आपका फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, कर्जा नहीं लोग ले रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर कर्जा नहीं ले रहे। हाँ, तो आप सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के सट्टे को आप कहते हैं कि जी ये इकोनॉमी की हालत ठीक हो रही है, तो ये मेरा ख्याल है बहुत ठीक होता भी नहीं है। आपको बाकी सब चीज़ों को देखें, इस वक्त लोगों में बहुत बुरे हालात हैं। इस वक्त रिटेल सेक्टर में आप किसी से भी जाके पूछें, लोगों की खरीदारी कम हो गई है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और अब आप जो इकोनॉमी आपकी ग्रो इसीलिए नहीं कर रही है। आप देखें इकोनॉमी को आपने बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन में डाल दिया। तो ये कहीं भी अच्छी साइंस मुझे तो नहीं नजर आती कि 2-3% की ग्रोथ को आप कहें कि जी हम बड़ा कोई फायदा कर रहे हैं या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या ये पॉवर्टी बढ़ रही है, तो ये बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो इन सिर्फ आपको एक दो इशारे ले लेते हैं जिसमें आपने वो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस फेडरल गवर्नमेंट के कम कर दिए हैं, तो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कम करके आप कहते हैं जी हमने डेफिसिट कंट्रोल कर लिया। भाई डेफिसिट अगर आपने कंट्रोल करना है तो अखराजात से कम करें। अरे आपने जो अखराजात की बात की कि जो भी हुकूमत आती है वो 2-3 बातों में बहुत जोर देती है कि जी इस्लाहात करेंगे, तो इस्लाहात के ऊपर हमें नजर नहीं आ रहा कि क्या इस्लाहात हो रही हैं, मतलब है वो पेपर पे ज्यादा है, किफायत शारी ऑस्टेरिटी एजेंडे पे नहीं है हुकूमत की। जी हमें जो स्टोरियां सुनाई जाती है ना कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, हम बड़े इस्लाहात कर रहे हैं, ना आईएमएफ इस्लाहात करवाती है ना हम इस्लाहात करते हैं। आईएमएफ की भी एक सिर्फ बुक कीपिंग होती है, वो 2-3 साल जो उसने वक्त गुजारना होता है कि जी हमने देखे ये डेफिसिट कम कर लिया, आप वो उसके सब्सिडीज खत्म कर दें, आप जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दें, आपकी ग्रोथ भी नीचे जाएगी, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वो सब खैर है। लेकिन ये है कि ये सब 2-3 इशारे हम दिखा के कहेंगे जी स्टेबिलिटी आ गई, तो ये सारा एक जो इसको आई वॉच है, इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान के लिए? अब अगर हम दोबारा वही दायरों का सफर है, वही गलतियां जो माजी में की हैं वो दोबारा हम लोग कर रहे हैं, तो मामला गाड़ी आगे चढ़ेगी कैसे? क्या 2-4 काम करने होंगे वज़ीर ख़ज़ाना को? जी मैं ये कहूंगा कि पिछले साल जो आपने थोड़ी स्टेबिलिटी हासिल कर ली थी, जिसमें आपने करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक कर लिया, सब चीजें, तो इसके बाद और इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि सारी दुनिया में इस वक्त प्राइसेस नीचे जा रही हैं। ऑयल प्राइसेस 60 के ऊपर 70 के ऊपर हैं, आपकी इसी रेंज में घूम रही हैं, आपके जो है जो कमोडिटीज हैं वो सस्ती हो गई। तो ये एक पीरियड होता है कि जिसके अंदर कंट्रीज अपने कर्जे भी कम करते हैं और ग्रोथ भी अच्छी ले लेते हैं। हमने क्या किया कि हमने आईएमएफ से ज्यादा अपने ऊपर, जो कहते हैं शाह से ज्यादा शाह, आईएमएफ ने जितना कहा उससे ज्यादा हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हमें ये चाहिए कि हमें प्रो ग्रोथ पॉलिसी बनानी चाहिए, प्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी बनानी चाहिए, एक्सपोर्टर्स को हम सब्सिडी वो दें, इंसेंटिव्स दें और रिबेट्स दें, जितना भी हम उनको फायदा दे सकते हैं दें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। इसको सारे टैक्सेस की जो पूरा हम हर चीज के ऊपर टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, हम तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस कम कर रहे हैं। ये सुपर टैक्सेस वगैरह हमने कॉर्पोरेट टैक्सेस जो कॉर्पोरेट लेवल पे इस वक्त एक भी आप देखें कि एक भी बड़ी जो है आईपीओ नहीं हुई इतने सालों में, एक भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इसकी तरफ तवज्जो दें कि ये टैक्सेशन को आप रैशनलाइज करें। देखें सबसे बड़ा इस वक्त खर्चा किस चीज का है, वो है आपका इंटरेस्ट रेट्स का, और इंटरेस्ट रेट्स आप कम नहीं कर रहे क्योंकि बैंकिंग की जो बैंकर्स की जो वो है जो कैप्चर है पॉलिसी का, वो बड़ा खतरनाक है इस वक्त। आप देखें कि डबल रेट्स हम ले रहे हैं। जिन बैंकिंग सेक्टर में 1/3 ऑफ द डिपॉजिट्स करंट अकाउंट के हो, जिनमें जीरो ड्यूटीज देते हैं, जीरो इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक्स, वो मुफ्त की उनको जो डिपॉजिट्स मिलते हैं उसके अगेंस्ट में ये गवर्नमेंट को काइबर प्लस के ऊपर ये कर्जा दे रहे हैं, जहाँ पे तो ये सारा ये देख रहे हैं ना कि आप इसमें ना रेगुलेटर कुछ बोल रहा है, ना स्टेट बैंक कुछ बोल रहा है,
बहुत बहुत शुक्रिया धागा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने एक्सपर्ट ओपिनियन सुना। हुकूमत के बुलंद बांग दावे अपनी जगह, लेकिन जब रियल इकोनॉमी की बात आती है, जहाँ पे अवाम की बात आती है, रोज़गार की, सरमायाकारी की, माशी नमू की बात आती है, तो वहाँ पर जो है कहते हैं मामला जो हैं दिगरगू हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम और महाजराई की फ़ज़ा में तो पनप नहीं सकती। ये बिल्कुल एक कहते हैं निविश्ते दीवार है। दोम ये कि जी जो पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया है वो अपना चलन जो है बदलने के लिए तैयार नहीं है। जो एक एलीट कैप्चर है, और आपने जैसे भी यूनुस धागा साहब की गुफ्तगू में सुना कि जनाब इंपोर्टर्स ने जो है कब्ज़ा किया हुआ है, इंपोर्ट ड्रिवन जो है आप अपनी इकॉनमी को चला रहे हैं, कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी को चला रहे हैं, तो इससे आपकी मईशत जो है वो कहते हैं ऊँची परवास तो नहीं कर सकती, सिर्फ पस्त हो सकती है। तो यकीनन ये वक्त है कि हुकूमत जो कहती है कि जी हम इस्लाहात करना है, जो वो बयान में मैंने भी कोट भी किया कि हुकूमत कह रही थी हम खर्चों को काबू करें, तो वो आपको हकीकत में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कॉल और फेल में बहुत बड़ा तजाद है। इसी के साथ आमिर ज़ै को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।